शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती। अरे ये कौन है? है भगवान, लगता है आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात के 2 बजे कौन झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं। तुम सही कहती हो, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। जी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं। आज पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ। हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारी शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का। चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू और सीधा उस झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था, ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। ये क्या बोलता है आज नी चांदनी है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है। अरे ये क्या? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रहे। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? हाँ जी, सुनते हो? मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर मीनू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू व बेहोश हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी।
फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? जब ये सब खिड़की के बाहर देखते हैं तब इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। नीलू झूला झूल रही थी। अरे मर गए रे, ये ना समझ तो फिर से झूल रही है। अरे बेवकूफ बबलू अपनी बीवी को संभाल के नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी कैसी आधी रात में झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि वो झूले के पास ना जाए। अरे जल्दी, हमें नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वो तीनों भागते हुए झूले पास पहुंच जाते हैं। अरे ना समझ नीलू, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? कल भी समझाया था ना कि इस झूले के पास मत आना, एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। मैं तो जीते जी विधवा बन गया, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, इतनी रात में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे कल ये अपनी पत्नी के साथ शहर से आया था, रात में इसकी पत्नी बरगद के पेड़ पर चली गई झूला झूलने। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर में कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब वहां चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि नीलू वहां अभी भी झूला झूल रही है। ऐ चुड़ैल, बस अब बहुत हो गया। तेरी वजह से रात को कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस अब तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें झूले को पेड़ से काटकर अलग करना होगा भाई। फिर कुछ गांव वाले खंजर से रस्सी को काट देते हैं। झूले के कट्टे ही नीलू जमीन में गिर जाती है और चुड़ैल नीलू की शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गांव वालों, तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है कि झूले के जलते ही चुड़ैल भी मर जाए। फिर एक आदमी झूले को आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी आग से तड़पने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तू जा रही? और गांव वालों को उस भूतिया झूले से भी छुटकारा मिल जाता है। एक समय की बात है जब एक गांव में राघव अपनी पत्नी राधा के साथ एक घर में रहता था। राघव के पास ढेर सारी मुर्गियां थीं और वह रोज उनके अंडे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है जब राघव किसी काम से बाहर जा रहा होता है। मुझे कुछ जरूरी काम से अभी के अभी निकलना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर सकूं। तो एक काम करना, अभी काम खत्म करके सबसे पहले टोकरी में मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करके रख देना। सुबह उनको बाजार में बेच आऊंगा। बस फिर राघव अपने काम से निकल जाता है और राधा काम खत्म करके अंडे इकट्ठे करने चली जाती है। उसके पास एक टोकरी होती है जिसमें वो एक एक करके सारी मुर्गियों के पास से अंडे उठाकर डालने लगती है। राधा पूरी टोकरी को अंडों से भर देती है और उस टोकरी को एक तरफ रखकर चली जाती है। दूर से एक आदमी उस टोकरी को देख रहा होता है। अरे वाह, इतने सारे अंडे, ये तो मेरा बढ़िया काम हो गया। अब मैं चुपके से जाकर फटाफट ये टोकरी उठा लेता हूं, इससे तो मेरी खूब कमाई हो जाएगी। राज चुपके से अंदर जाता है और अंडे की पूरी टोकरी उठाकर अपने घर ले जाते हुए गाना गाता है। क्या बोलती कंपनी, कमारेली बूट बनी, इनको लग रहा साली बन रहे, अरली लग रही बूट बनी, आपा चाली मत कर, आई बापुन कट्टर 3770। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इतना घबराए हुए क्यों हो? और ये इतने सारे अंडे कहाँ से ले आए? अरे भाई रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। ये सारे अंडे वो राघव है ना, उसकी मुर्गियों के हैं। मैंने ये टोकरी वहां रखी देखी तो मैं झट से उठा लाया। मतलब तुमने चोरी की? चुप रहो, तुम ना समझ, पता है ना घर के क्या हालात है। मैंने कुछ सोचा है, अगर मैं ये अंडे लेकर बाजार में बेचने गया तो सबको शक होगा कि मैं इतने अंडे कहां से लाया।
खासकर उस राघव को। इसलिए मैंने सोचा है मैं अंडे बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। इन अंडों का बिरयानी बनाकर बेचूंगा और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। कच्चा अंडा 5 रुपए में बिकता है, पर अगर इसी कच्चे अंडे का बिरयानी बनाकर बेचूंगा तो वो 50 रुपए में बिकेगा। अरे वाह, सही रहेगा। मुफ्त के अंडे और फिर उससे इतनी कमाई, मजा आ जाएगा। हम तो बड़ी जल्दी अमीर हो जाएंगे। और क्या, बस अब हमको कल अंडे बिरयानी की ठेला लगानी है। बस फिर राज सारे इंतजाम करके अंडे बिरयानी की ठेला लगाता है। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे और रोज रोज आओगे। अरे भैया, ये ठेला तुमने आज ही लगाई है क्या? हाँ भैया, आज ही लगाई है। आओ आप भी खाओ, एक बार खा कर देखो। ठीक है भैया, जरा बना दो फिर एक प्लेट अंडा बिरयानी। राज के पास एक एक करके काफी ग्राहक आने लगते हैं और उस दिन राज की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पर दूसरी तरफ राघव और राधा अपने अंडे का टोकरा ढूंढने में लगे होते हैं। एक काम बोला था तुम्हें और वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। अरे मैंने एक ही टोकरी में रख दिया था, पर जाने कहाँ चला गया। यहीं इसी जगह मैंने अंडे का टोकरी रखा था। मैं सच बोल रही हूँ। राघव और राधा घर जाकर सो जाते हैं और राज पूरे दिन की कमाई लेकर वापस लौट रहा होता है। काफी रात हो चुकी होती है और राज के पास काफी पैसे भी होते हैं, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आने लगता है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसी रास्ते पर लूटपाट होती है। वो जैसे ही उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ता है, ये तभी अंधेरे में 2 आदमी चाकू लेकर उसके आगे आ खड़े होते हैं। चुपचाप माल निकाल, वरना ये चाकू तेरे पेट में डाल दूंगा। हाँ, जल्दी से सारा माल निकाल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भाई सुन, हमारे सामने ज्यादा चालू बनने की जरूरत नहीं है। समझा, जान प्यारी है तो पैसे निकाल अभी के अभी। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे जाने दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ना जरा। राज डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों चोर उसके पैसे छीनने लगते हैं। राज भी अपनी पूरी जान लगा देता है, पर पैसों की पोटली नहीं देता। हाथापाई में चाकू राज के पेट में घुस जाता है और राज के पेट से खून बहने लगता है। देख दोनों चोर वहां से तुरंत भाग लेते हैं। राज वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और मरने के बाद वो एक भूत बन जाता है। ये क्या कर दिया? मुझे मार डाला। मैं तो भूत बन गया हूं। अब मेरी बीवी का क्या होगा? भूत अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरा पति कोई भूत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, जाओ। अरे रेखा, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ही तेरा पति हूं। देख देख मेरे हाथ पर ये निशान देख। अरे मैं कब से बोल रहा हूं कि मैं राज हूं। आज जब मैं सारे अंडे बिरयानी बेचकर घर आ रहा था तो 2 चोरों ने मुझे पकड़ लिया और हाथापाई में उनके हाथ में लगा चाकू मेरे पेट में घुस गया। मैं तो वहीं मर गया और भूत बन गया। हे भगवान, मेरे पति मर गए, मैं विधवा हो गई। रेखा ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। भूत उसे जैसे तैसे तसल्ली देता है। देख देख रेखा, अब रो मत, मैं तो तेरी मदद के लिए आया हूं। देख अब मैं आराम से राघव के घर से सारे अंडे चुरा लूंगा और बस फिर खूब पैसे कमाऊंगा। रेखा एक बहुत ही लालची औरत होती है और उसे यह सुनकर लालच आ जाता है। वो रोना धोना बंद करके अपने पति की बात मान लेती है। अब भूत चुपके से राघव के घर जाता है। वहां राघव और राधा आराम से सो रहे होते हैं। भूत चुपके से उसकी मुर्गियों के पास जाता है और एक एक करके सारे अंडे टोकरी में भरकर ले आता है। अगले दिन भूत अपने पुराने रूप में आकर अपने अंडे बिरयानी की ठेला लगा लेता है। किसी भी ग्राहक को पता नहीं चलता कि वो राज है या उसका भूत। दूसरी तरफ राघव फिर से अंडे गायब होने की वजह से परेशान होता है। आज फिर अंडे की टोकरी गायब है। आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? घर के अंदर घुसकर आखिर कौन ऐसे अंडे ले जा सकता है? मैंने तो सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर रखे थे। दोनों मिलकर सारे घर में ढूंढ लेते हैं और फिर आस-पास जाकर पूछताछ भी करने लगते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगता है। हर रोज अंडे गायब हो जाते हैं क्योंकि राज का भूत रोज रात को आकर वो अंडे चुरा लेता है और फिर अगले दिन उनका अंडा बिरयानी बनाकर बेच देता है। ऐसा करते करते काफी दिन हो जाते हैं और अब राघव बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। ऐसे चलता रहा
तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर अंडे कौन चोरी कर रहा है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सारे अंडे पर निशानी बना दे, फिर कल तुम बाजार जाकर देखना कि कौन हमारे अंडे बेच रहा है। बस फिर उस दिन वो सारे अंडों पर एक प्लस का निशान बनाकर टोकरी में रख देते हैं। अब रात होती है और राज का भूत वहां आकर अंडे चुरा लेता है। सुबह जब राघव को अंडे फिर से गायब मिलते तो वो फटाफट बाजार के लिए निकल पड़ता है और वहां एक एक करके सभी अंडे बेचने वाली दुकानों पर चेक करता है, पर उसे निशान बनाए हुए है अंडे कहीं नहीं मिलते। मैं तो बहुत थक गया। यहाँ तो पूरे बाजार में कहीं भी किसी के पास अंडे नहीं है। अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। राघव थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर सामने उसकी नजर राज के अंडे बिरयानी की ठेला पर जाती है। राघव राज का ठेला पर जाता है और उससे सवाल करने लगता है। अरे राज, तूने ये काम कब से शुरू किया? अरे अभी कुछ दिन हुए। अच्छा, जरा मेरे लिए भी एक प्लेट अंडा बिरयानी बना दो। हाँ बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। राज एक अंडा निकालता है, उसे तोड़ने लगता है। राघव उसके हाथ से वो अंडा ले लेता है। वो उसे घुमा कर देखता है तो उस पर वही निशान होता है जो उसने सारे अंडों पर बनाए थे। राघव फिर बाकी अंडों को भी देखता है और सभी पर निशान बने होते हैं। राघव चुपचाप घर वापस आ जाता है और राधा को सारी बात बताता है। हे भगवान, राज ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ। अब रात को राघव सारे अंडों पर वही निशान लगाकर एक टोकरी में रख देता है और राज के आने का इंतजार करता है। राज तो नहीं, पर एक भूत को अंडे की टोकरी ले जाते देख वह हैरान रह जाता है। राघव अगले दिन फिर से राज के ठेला पर जाता है और इस बार भी उसके पास ही वही निशान लगे अंडे होते हैं। राघव अब अगली रात को राज के घर के बाहर चुपके से जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़े देर बाद वहां भूत अंडे की टोकरी लेकर आता है और घर के अंदर चला जाता है। राघव खिड़की से देखता है कि वो रेखा को अंडे की टोकरी दे रहा है और दोनों मजे से बात कर रहे हैं। इतने में भूत राज के भेष में बदल जाता है और अब राघव को सब कुछ समझ जाता है कि वो भूत राज का ही है। वो फटाफट घर जाकर राधा को सारी बात बताता है। अब दोनों उस भूत से पीछा छुड़वाने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी कहानी बताते हैं। आज तुम एक काम करना, ये अंडा बाकी सब अंडों के साथ मिला देना, बस फिर उस भूत का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। राघव बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अंडे को बाकी अंडों के साथ टोकरी में छुपा देता है। अब रात को भूत अंडे लेकर चला जाता है और अगले दिन अंडा बिरयानी के ठेला लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वो उसी अंडे को फोड़ कढ़ाई पर जैसे ही डालता है, उसमें से आग की ऐसी लपटें उठती है कि वो राज को अपने अंदर ले जाती है और राज खुद एक अंडे में बदल जाता है। राघव फिर उस अंडे को अपने घर ले जाता है, जिसमें से कुछ दिन बाद एक मुर्गी निकलती है। बुरा काम का बुरा नतीजा। बहुत अंडे तूने हमारे चुराई, अब देख तू खुद मुर्गी बन गया।